बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में कारोबार। निफ्टी 24,150 के करीब फ्लैट। मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव ज्यादा। आईटी शेयर्स में आज दिख रहा है अच्छा एक्शन। 1.5% की उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना टीसीएस। वहीं कैपिटल गुड्स, फार्मा और मेटल्स में दिख रहा है दबाव। अनुमान से कमजोर नतीजों के बाद हीरो मोटो में बिकवाली 4% से ज्यादा फिसला। वहीं अच्छे रिजल्ट के बाद अपोलो हॉस्पिटल्स में रौनक, शेयर 2% ऊपर। कमजोर नतीजों और सीएलएसए के डाउनग्रेड के बाद पीईएल में भारी गिरावट। शेयर 8% से ज्यादा गिरकर बना वायदा का टॉप लूजर। वहीं मुथूट और मणप्पुरम में भी रिजल्ट के बाद 3% की गिरावट। वायदा की दो कंपनियों एचएएल और ग्लेनमार्क फार्मा के रिजल्ट्स आज तिमाही आधार पर कमजोर रह सकते हैं। एचएएल के नतीजे, मुनाफा 16.5% बढ़ने का अनुमान। उधर ग्लेनमार्क फार्मा से मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद, 160% से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ संभव। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज सोशल मीडिया का दिन है, इसलिए आप फटाफट अपने सवाल हमारे ट्विटर हैंडल पे, हमारे चैनल के हैंडल पे, फेसबुक पे, तमाम जगहों पे भेजना शुरू करिए और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल लें। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। मार्केट क्या लग रहा है आपको? मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है एक्सपायरी की वजह से, या फिर कोई चिंता है बाजार की? और निफ्टी के लिए सबसे अहम लेवल क्या है? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, चिंता तो है, और चिंता इसलिए ज्यादा है कि करीब 4 सेशन से निफ्टी कोशिश कर रहा है अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करने के लिए, उसके ऊपर सस्टेन होने के लिए, लेकिन हर बार फेलियर देखने को मिलता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो टेक्निकली बात करें तो ये एक चिंता का विषय है। अगर 24,000 के नीचे, जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे गया तो शायद आपको 250 से 300 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। तो कॉशियस रहिए, इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। अगर आप ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट कॉल लेना बेहतर रहेगा, जहां आप केवल 1 से 2 दिनों का ट्रेड लीजिए। 24,240 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के एक सेल का ट्रेड लीजिए 23,950 के टारगेट के लिए निफ्टी पे। ओके, 23,950 के टारगेट के लिए आप करिए। अच्छा, दो स्टॉक पहले मुझे बताइए। एक तो पिरामल एंटरप्राइजेस और दूसरा पीबी फिनटेक। एक में बहुत बढ़िया 10.5% की तेज़ी और एक उतना ही कमज़ोर है। क्या है राय इनमें आपकी? तो देखिए, जो अपना पिरामिड एंटरप्राइज की जहां तक बात है, देखिए स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। उसके साथ ही साथ कंफर्मेशन दिया है लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। तो मेरे ख्याल से पीएल में गिरावट बढ़ सकती है, शायद हमें 850 और उसके नीचे 825 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। कभी कोई उछाल मिले तो बिकवाली करिए, करेंट लेवल्स पे नहीं, उछाल पे बिकवाली करने की राय रहेगी। 941 के स्टॉप लॉस से आप एक बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा, हमने पीबी फिनटेक की बात की। उसको हम लोग शायद पॉलिसी बाजार के नाम से जानते हैं। हम्म। अ, नहीं, मैं आपको चार्ट नहीं ओके। तो देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट है, एक बड़ा कंसोलिडेशन था। करीब 5 वीक्स का कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और इस ब्रेकआउट पे काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर तो अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन डिप पे खरीदारी करें। 1600 से लेकर 1575 की रेंज में खरीदारी करिए। 1500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, और फिर पोजिशनली टारगेट 1810 1820 के सेट करिए। ओके, ये रहा है पीबी फिनटेक में। चलिए अब सवाल लेते हैं दर्शकों के। और दीपांकर देवव्रत का सवाल है पहले कि आरती इंडस्ट्रीज़ उनके पास है शायद, वो जानना चाहते हैं कि क्या उसको होल्ड करें और कितने समय तक होल्ड करें, क्या एक्सपेक्ट करें रिकवरी को लेकर के आरती इंडस्ट्रीज़। तो देखिए, टेक्निकली तो मेरे हिसाब से नहीं बनता है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। और उसका रीजन ये है कि कल जब गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे गया, तो काफी हैवी वॉल्यूम्स थे। तो वो दर्शाता है कि लोगों ने अपनी पोजीशन खाली की है। शायद गिरावट बढ़ सकती है, 550 और 525 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। मेरे ख्याल से इस गिरावट पे आपको खरीदारी नहीं करनी है। कभी कोई उछाल मिले तो कोशिश करिए अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने के लिए। ओके, खरीदारी नहीं करनी है और उछाल पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। वरुण शर्मा का सवाल लेते हैं। एलआईसी हाउसिंग के इनके पास 780 शेयर है, 700 शेयर है 780 के प्राइस पर। क्या ये 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं? देखिए, जगह तो बहुत सही है जहां से आपको एलआईसी हाउसिंग में रिवर्सल देखने को मिल सकता है।
ऑलरेडी हमने 200 रुपए का करेक्शन देख लिया। 200 डे मूविंग एवरेज पे पिछले 5 दिनों से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वहां पर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन फिर भी रिवर्सल के कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा और उसके लिए स्टॉक को कम से कम 675 के लेवल को ब्रीच करना जरूरी है। तो उसके ऊपर निकलेगा तब सोचेंगे, तब आप अपनी पोजीशन को और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको शायद 780 तक की रैली देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं, जो आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है, और 620 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, सनी मेघानी और इन्होंने उज्जैन से सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं ग्रीव्स कॉटन के बारे में, क्या करना चाहिए। 173 पे 500 शेयर लिए इन्होंने। देखिए, कोई खास ट्रेंड नहीं दिखता है, यहाँ पर कंसोलिडेशन है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखें तो 180 182 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी नहीं। लोअर लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 145 के आसपास बन गया है, तो अपनी पोजीशन को 144 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 185 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 230 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन अगर 53 रुपये पे लिया है तो तो देखिए, एससीसी अगर आपने लिया हुआ है 53 रुपए पे, तो देखिए यहाँ पर भी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि बहुत पॉजिटिव नहीं हूं मैं स्टॉक पे, क्योंकि 220 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। बट फिर भी क्योंकि जो 20 वीक मूविंग एवरेज है वो 42 रुपीज के आसपास है, और वहीं पर एक प्राइस सपोर्ट भी है, तो 42 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रेंथ केवल 50 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग। अंकित गौरव का सवाल है, इन्होंने रिलायंस में एक लॉट लिया है कॉल की 2940 से स्ट्राइक का और 51 रुपये 50 पैसे पे, करेंटली ये 35 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए इनको। तो देखिए, अभी लेवल्स का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो कंसोलिडेशन है ये 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है, तो उस तरह से देखें तो ये एक पॉजिटिव भी है, क्योंकि लोअर लेवल पे एक सपोर्ट 2890 के आसपास है। तो 2890 के नीचे चला जाए तो आपको कॉल की पोजीशन से निकल जाना है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ 2960 के ऊपर स्टॉक निकला तो कम से कम 3050 तक के भाव आपको रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिए और उसके हिसाब से ही कॉल में आपको पोजीशन में ट्रेड करना है। ओके, सरोज कुमार तिवारी के सवाल, इन्होंने भारत डायनेमिक्स के 20 शेयर खरीदे हैं 794 पर और एचएएल के 20 शेयर हैं 4700 पर। होल्ड, सेल, मोर, इन्वेस्ट, क्या करें। देखिए, बीडीएल में मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1200 रुपए का, वहां आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। हालांकि आप चार्ट्स बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, बट एक 1200 पे सपोर्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1200 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और एचएएल में भी ध्यान रखना है, 4400 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। चार्ट्स यहाँ पर भी अच्छे नहीं लगते हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, लेकिन 4400 पे 20 वीक मूविंग एवरेज आता है और उसी जगह पे 100 डे मूविंग एवरेज भी आता है। तो 4400 के स्टॉप लॉस से आप एचएएल में भी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो एचएल और बीडीएल के और भी जो दर्शक हों उनके लिए भी ये चीज़ें अप्लाई होती होंगी। राज शर्मा का सवाल है, सन फार्मा पे 1740 स्ट्राइक का कॉल 23 रुपये पर। तो देखिए, ये यहाँ पर जो अंडरटोन है वो बहुत बुलिश बना हुआ है। हालांकि 1750 पे एक रेजिस्टेंस है, जहां पर स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है पिछले करीब 6-7 सेशन से। एक बार 1750 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो आपको 1840 तक के भाव देखने को मिलेंगे। अपनी अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं और स्टॉप लॉस 1710 के नीचे लगाइए। अगर 1710 के नीचे जाए तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। ओके, अच्छा, सार्थक पटेल ने क्वेश्चन लिखा, मुझे लगता है थोड़ा अधूरा है। इन्होंने कहा बीएचईएल के 100 शेयर हैं इनके पास, परचेज बीएचईएल एट 100, अभी होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर भी जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं उसकी वजह से एक चिंता बनी हुई है, और ये भी ध्यान रखना है कि 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज ये दोनों 282 के आसपास आते हैं। तो अगर 282 का लेवल ब्रीच हुआ तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। फिलहाल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड निगेटिव ही लगता है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं चार्ट्स पे। ओके, मानस अपोलो हॉस्पिटल पे क्या रहा है, नतीजा अच्छा आया था, उसके बाद 3.5% ऊपर है, 6855 पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त फ्यूचर्स में। जी, क्या इसमें और तेज़ी की गुंजाइश है। बिल्कुल तेजी की गुंजाइश है। तो अगर ऐसे वीक मार्केट में कहीं पर ट्रेड लेना है तो डेफिनेटली वो अपोलो हॉस्पिटल्स हो सकता है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि फेब के हाईज के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2874 के ऊपर निकला तो वो फिर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी। हालांकि शॉर्ट टर्म चार्ट पे तो ऑलरेडी ब्रेकआउट विजिबल है। करंट लेवल्स पे 6700 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए और 7250 के टारगेट सेट करने चाहिए। ओके, अरुण कुमार निखार, इन्होंने सुजलॉन के 1000 शेयर लिए 6 रुपये 15 पैसे पर, क्या ये प्रॉफिट बुक कर लें या और
5 साल तक होल्ड करके रखें? देखिए, बड़ा मुश्किल है 5 साल का व्यू बताना सुजलॉन पे, लेकिन अभी तक का जो पैटर्न है वो पॉजिटिव लगता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी अच्छे लगते हैं, शायद आपको 100 या 110 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक करेक्शन ड्यू है। ऐसा हो सकता है कि आपको 72 या 70 रुपीज तक का करेक्शन देखने को मिले। आई थिंक बेटर स्ट्रेटेजी है कि कम से कम 50 क्योंकि बहुत अच्छे प्रॉफिट पे है, 50% प्रॉफिट बुक करके 50% में बने रहिए, 69 का स्टॉप लॉस लगा के। ओके, कपिल ने एचडीएफसी बैंक के बारे में पूछा। एचडीएफसी बैंक अगस्त में 1660 का पुट लिया है इन्होंने। 1660 का पुट लिया है, तो उस पुट की पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। एक सपोर्ट है 1590 पे, लेकिन जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि अगर ये 1590 के नीचे गया तो आपको कम से कम 1540 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो पुट जो आपने खरीदा है उसकी पोजीशन में बने रहिए, और उस पोजीशन में 1636 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 1636 के ऊपर जाए तो अपनी पुट की पोजीशन से निकल जाए। ओके, तुषार का कहना है कि उन्होंने बलरामपुर चीनी में 520 वाला कॉल लिया है, 15 रुपये पे 3 लॉट, और उनको लगता है कि 20 रुपये का ये लक्ष्य आना चाहिए। तो देखिए, मैं भी बहुत बुलिश हूँ बलरामपुर चीनी पे। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, और अगर एक बार ये 2022 के हाईज को ब्रेक कर जाएगा, अगर ये 525 के ऊपर निकला, तो फिर आपको एक नया मूव में देखने को मिलेगा, जिसमें शायद आपको 625 तक के टारगेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो ट्रेंड तो बहुत बहुत पॉजिटिव है। जो कॉल की पोजीशन आपने बनाई है, वहां पर 504 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। टारगेट सेट करिए शॉर्ट टर्म के लिए, आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए टारगेट सेट करिए करीब करीब 540 रुपए के। ओके, बिरेश्वर का सवाल है रेडिको खैतान पर, और 20 शेयर हैं इनके पास 1677 के भाव पे, और एक दूसरा और शेयर है केफिन 50 शेयर्स 1000 के प्राइस पे। दोनों में क्या करना चाहिए? तो देखिए, रेडिको में कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। 1800 रुपए के ऊपर ही पॉजिटिव होगा रेडिको। फिलहाल के लिए 1600 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। के फिनटेक में आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन है लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। तो 940 रुपए के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 1050 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम आपको 1175 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। कि तो केफिन में 1175 के टारगेट आ सकते हैं यहाँ पे। चलिए, इस मोड पे एक छोटा सा ब्रेक और लौट के फिर और सवाल लेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक माइनिंग कंपनियों का मामला चल रहा था, जिसमें 2005 से टैक्स देनदारी का मामला था, उस पर उसका फैसला आ गया है। कई शर्तों के साथ इस फैसले को लागू किया गया है, और ये संवैधानिक पीठ का फैसला है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी असीम के पास चलते हैं, जो इस खबर को ट्रैक करते हैं। असीम, बताइए पूरी खबर। देखिए, कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया था कि रॉयल्टी एक प्रकार का टैक्स नहीं है, और जो राज्य है उनको माइनिंग के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है। क्योंकि ये मामला पिछले 25 सालों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, तो ये डिसाइड करना था कि ये टैक्स लायबिलिटी कंपनियों की कब से लागू होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट की आज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको जो रेट्रोस्पेक्टिव है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, और इसको प्रोस्पेक्टिव ही लागू किया जाए, यानी कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तब से लागू कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि जो पिछले जो कंपनियां हैं उनको साल 2005 से जो टैक्स है राज्य वो लगा सकते हैं, और कंपनियों को उसी तारीख से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने के साथ कई सारी शर्तें जोड़ दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनियों के ऊपर किसी भी तरह की इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरा, कंपनियां इस पैसे को किश्तों के अंदर दे सकती हैं। 12 साल की किस्तें कंपनियां बांध सकती हैं, और 12 साल की 1 जुलाई 2026 से ये किस्तें शुरू होंगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। तो जो माइनिंग कंपनियां उनकी काफी बड़ी लाइबिलिटी यहाँ पर बन करके आ सकती है। अभी कैलकुलेशन होगा कि माइनिंग कंपनियां काफी विरोध कर रही थी, केंद्र सरकार भी इसका विरोध कर रही थी कि जो राज्य हैं उनके ऊपर उनको टैक्स लगाने का अधिकार पहले नहीं देना चाहिए, और खासतौर पर अगर ये टैक्स लगाया जाता और रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लगाया जाता तो काफी बड़ा नुकसान माइनिंग कंपनियों को हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि कंपनियों की लायबिलिटी कितनी निकलती है। एक बड़ी राहत यहाँ पर कंपनियों के लिए है कि उनको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ साल 2005 से ही उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें 4 चीज़ें हैं कि एक तो ये सिंपल टैक्स लगेगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, पेनल्टी नहीं होगा, 12 साल तक किस्तों में दे सकते हो, और 1 जुलाई 2026 से ये शुरू होगा। यानी यहाँ से पूरा 1 साल अभी कंपनियों के पास है इस चीज़ को असेस करने का। तो ये बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि इसमें रॉयल्टी को अलग रखिए और टैक्स तो आपको दे। कोई दर वर भी है इसकी? क्या कौन सा टैक्स इसमें लगेगा?
देखिए, स्टेट्स अपने लेवल के ऊपर जो माइनिंग है उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, और हर एक स्टेट ने अपने अपने लेवल के ऊपर टैक्स तय किया हुआ है कि माइनिंग पे में कितना टैक्स लगाना। लेकिन ये मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पिछले 25 सालों से पेंडिंग था। पहले 3 जजों के पास गया, फिर 5 जजों के पास, 7 जजों के पास, और फिर 9 जजों की संविधान पीठ ने 15 दिन पहले इसको लेकर के एक बड़ा फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि राज्यों को टैक्स लगाने का अधिकार है, और ये टैक्स की डिमांड काफी लंबे समय से पेंडिंग थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको साफ कर दिया कि आपको कब से ये टैक्स देना पड़ेगा। साल 2025 से ये टैक्स कंपनियों के ऊपर लगा दिया गया है। लेकिन एक बड़ी राहत कंपनियों के लिए यहाँ भी कि उनको जो टैक्स पहले लगाया गया था उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। कंपनियां 12 साल की किस्त के अंदर ये पैसा चुका सकती हैं। 1 अप्रैल 2026 से ये किस्तें उनकी शुरू हो जाएंगी। तो देखना पड़ेगा किसकी कितनी लाइबिलिटी बनती है। ये भी बता दूं कि जब ये पहला आदेश आया था तो टाटा माइनिंग ने अपनी एक लाइबिलिटीज बताई थी कि उनकी 17,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी बनती है। लेकिन वो शायद हो सकता है कि इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ वो लाइबिलिटी हो। बाकी कंपनियों की भी ऐसी ही कोई बड़ी लाइबिलिटी हो सकती है। तो देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी की कितनी लाइबिलिटी बनती है, वो इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ बनती है, और वो किस्तों के अंदर कितना पैसा यहाँ पर चुकाती है। ओके, तो ये एक बड़ी खबर है। भले ही इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं जुड़ी, लेकिन काफ़ी बड़ी रकम हो सकती है, जो कि 25 साल 2005 से ये मामला है। और रियायत थोड़ी ये है कि आपके लिए 1 साल का बफर है और पेनल्टी नहीं है, किस्तों में दे सकते हैं, लेकिन रकम बड़ी हो सकती है। अभी अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ पे किस तरह के टैक्स लगेंगे, कितनी बड़ी रकम होगी। माइनिंग कंपनियों के लिए चिंता की बात हो सकती है। हालांकि वैसा रिएक्शन अभी है नहीं कंपनियों पर, चूँकि बहुत सारी डिटेलिंग हो सकता है इसके अंदर जो हो, वो कंपनियाँ समझेंगी, फिर इसके रिएक्शन आते हुए दिखेंगे। असीम, बहुत शुक्रिया, और इस पर नज़र बनाए रखिए, और अगर डिटेल मिले आपको तो शेयर करिए हमारे साथ कि किस किस तरीके से ये आगे मामला बढ़ेगा। और इसमें कोई, अब मेरे ख्याल में अब लीगल रेमेडी तो कोई बची नहीं होगी, क्योंकि संवैधानिक पीठ का मामला है ये। जी, सही कहा आपने। ये 9 जजों की संवैधानिक पीठ है। इसके बाद कोई भी कह सकते हैं कि अगर बनाए तो सरकार अगर बहुत ज्यादा बोले तो 11 जजों की संवैधानिक पीठ के पास जा सकता है। लेकिन इससे इतना होता नहीं है, और वो भी खासतौर पे कि जब जजों ने 8-1 के से फैसला दिया। पहला फैसला भी 8-1 से था, ये दूसरा फैसला जो कि 8-1 के मेजोरिटी से ये फैसला दिया गया है। तो फिर लीगल रेमेडी कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप किस्तों के अंदर इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट टर्म सब कंपनियों की बंद गई है। हाँ, तो जनरली इस तरह की बड़ी बेंच से जब फैसला आता है तो उसमें लीगल रेमेडी का ऑप्शन नहीं बचता है। एनएमडीसी इस वक्त 3.5% नीचे आ चुका है। हिंदुस्तान कॉपर 3.5% नीचे आ चुका है। बहुत शुक्रिया असीम, ज़्यादा जानकारी और लेके आइएगा। मानस जी, एनएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर में कोई राय आपकी? देखिए, न्यूज आने के बाद एनएमडीसी में सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि एनएमडीसी ने अब फाइनली अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है। मेरे ख्याल से गिरावट बढ़ सकती है। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा। 221 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं। रिस्की ट्रेड है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। नीचे की तरफ 205 रुपए तक के टारगेट आपको एनएमडीसी में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा हिंदुस्तान कॉपर में? हिंदुस्तान कॉपर को मैं फिलहाल के लिए थोड़ा वेट करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है 299 के आसपास। अगर 299 के नीचे जाएगा तो फिर बिकवाली करेंगे, फिर टारगेट आप 280 के सेट कर सकते हैं। ओके, ये इस वक्त की तस्वीर है। ताज़ा खबर दर्शकों के लिए कि माइनिंग कंपनियों को 2005 से स्टेट्स जो टैक्स लगाएंगी वो देना पड़ेगा। रॉयल्टी से अलग ये टैक्स होगा जो उनको देना होगा। बस इसमें रियायत ये है कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा पेनल्टी पे, और पेनल्टी नहीं देनी होगी, इंटरेस्ट नहीं देना होगा, केवल मूल रकम चुकानी होगी। और ये किस्तों में दिया जा सकता है, और पहली किस्त 1 जुलाई 2026 यानी यहाँ से ठीक 1-2 साल बाद से शुरू होगी। तो ये एक रियायत है, लेकिन इसमें अब कोई लीगल रेमेडी, कोई चैलेंज नहीं यहाँ से, क्योंकि ये संविधान पीठ का फैसला है जहाँ पे अब जनरली लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है माइनिंग कंपनियों के लिहाज से उनके लिए। चलिए फटाफट 1-2 सवाल और ले लेते हैं। जीएमडीसी पे सवाल भी पूछ लेंगे। जीएमडीसी पे मानस जी क्या राय बनती है? देखिए, जीएमडीसी का भी ट्रेंड नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे थे। कल हमने ब्रेकडाउन देखा, फ्रेश ब्रेकडाउन देखा। आई थिंक गिरावट बढ़ सकती है, तो 345 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और अब खरीदारी तभी करें जब 376 के ऊपर स्टॉक निकले। ओके, अच्छा, टाटा पावर और एनटीपीसी में इस समय कौन सा खरीदारी की जा सकती है, कौन सा स्टॉक? एनटीपीसी में थोड़ा इंतजार करिए। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर 406 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करेंगे।
जहां तक बात टाटा पावर की है, खरीदारी तो यहाँ पर भी नहीं करनी है क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। शायद गिरावट बढ़ेगी तो 390 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे दोनों ही स्टॉक में खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। ओके अच्छा, एक सवाल ये है कि L&T फाइनेंस के 50 शेयर ले रखे हैं हेमंत पुरंदरे ने और 183.53 के प्राइस पर, क्या कर रहे हैं? तो देखिए ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहिए और 159 का स्टॉप लॉस लगाइए। 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसलिए कॉशियस रहिए। 159 के नीचे गया तो आपको कम से कम 148 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं और ट्रेंड बुलिश तभी होगा अब जब स्टॉक 169 के ऊपर निकलेगा। ओके रामसौन 2 स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, मझगांव डॉक और टीटागढ़ 6-8 महीने से प्रॉफिट में है, लेकिन अब स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए इसमें से, क्या निकल जाए? देखिए मझगांव डॉक में एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 4400 का। अगर 4400 के नीचे जाए तो मझगांव डॉक से निकलना चाहिए। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव लगता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। टीटागढ़ में एक चांस ले सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सही जगह पर है जहां पर आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, इसलिए टीटागढ़ में आप बने रहिए। 1300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और अगर 1500 रुपए के ऊपर निकला तो कम से कम 1725 तक के टारगेट आपको शायद टीटागढ़ में देखने को मिल जाएंगे। ओके अमित शर्मा का सवाल है कोल इंडिया पर, इन्होंने 500 शेयर्स ले रखे हैं 530 के प्राइस पे, 1 साल तक ये इसमें रुकने का इरादा रखते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा? तो देखिए 1 साल के लिए ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक पॉसिबल है कि आपको 700 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल जाए 1 साल के अंदर। तो यहाँ पर बने रहिए, लेकिन क्योंकि टारगेट बड़े हैं तो स्टॉप लॉस भी बड़ा है। स्टॉप लॉस आपको 435 के नीचे ही रखना पड़ेगा। महाराज जी हिंदुस्तान का ऊपर 300 तोड़ सकता है, 4% गिर गया अब। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर भी जैसा मैंने पहले बोला कि थोड़ा इंतजार करिए। 299 के नीचे देखिए निकलने की कोशिश कर रहा है और अब अगर ये 299 के नीचे निकला तो 20 रुपए का डाउन साइड देखने को मिलेगा। बिल्कुल नजर रखिए, 299 के नीचे शॉर्ट कॉल लेना है 306 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके 299 के नीचे जाएगा हिंदुस्तान का ऊपर तो वहाँ पे शॉर्ट कॉल बन सकती है, उसके नीचे भी ये जा सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे। नायका पे आखिरी क्वेश्चन, नायका पे क्या राय बनती है आपकी? रिजल्ट्स अच्छे आए थे लेकिन स्टॉक अभी भी अपने IPO प्राइस से बहुत ऊपर नहीं है। तो देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड के चार्ट देखें तो ऐसा लगता है कि शायद ये जो हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है ये कंटिन्यू हो सकता है। आई थिंक नायका में चांस लेना चाहिए। 172 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। उम्मीद की जा सकती है कि शायद 225 या 235 तक के टारगेट आपको आने वाले 3 से 6 महीने में स्टॉक दिखा सकता है। ओके मानस जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी समय शो समेटते हैं, लेकिन याद दिला दें दोबारा से कि माइनिंग की खबर बहुत बड़ी, इस पर कंटिन्यू रहेगी और हमारी कवरेज इसके बाद वाले शो में भी हर जगह जिक्र करें क्योंकि ये खबर काफ़ी बड़ी है। अगर सिंपल टैक्स भी पे किया गया तो रकम बहुत बड़ी होगी, भले ही किस्तों में देनी लेकिन रकम बड़ी ज़रूर होगी। क्या इम्पैक्ट स्टॉक्स पे होगा वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। सारे स्टॉक्स अब रेड में आ रहे हैं जो भी माइनिंग से जुड़े हुए, भले ही वो कैप्टिव माइनिंग हो या कमर्शियल माइनिंग हो। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।